Morning students, today we are going to study our chapter number 4 of geography, that is agriculture. तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका, फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। देखो इसके अंदर 3 टाइप्स की फार्मिंग है। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और थर्ड वन इज़ कमर्शियल फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही एक और सब टाइप होता है फार्मिंग का, जिसे हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। बिसाइड फूड ग्रेन इट आल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो कह रहे हैं कि इंडिया एक एग्रीगेरियन कंट्री है। एग्रीगेरियन कंट्रीज़ वो होती हैं वेयर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, जहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन का पोर्शन है वो किसके अंदर इंगेज हो, एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसके बुक के डेटा के अकॉर्डिंग 2/3 हमारी पॉपुलेशन किसके अंदर इंगेज है, एग्रीकल्चर। 2/3 का मतलब 66.66%। लेकिन देखिए थोड़ी सी पुराना डेटा है ये। एट प्रेजेंट 50% ऑफ आर पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। 50% हमारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है। और आप जानते ही हैं एग्रीकल्चर एक क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि हमारे लिए फूड ग्रेन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। अब देखिए हम जो है ना बहुत ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। देखिए ये नहीं कि हम फार्मिंग से हम जुड़े हुए हैं या हमारी कोई फैमिली से कोई फार्मिंग करता है, लेकिन देखिए हमें फूड ग्रेन के ऊपर हम क्या है, डिपेंडेंट है। दूसरी बात देखिए फूड जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल भी मिलता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज़ भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। और फिर देखिए 50% पॉपुलेशन को ये हमारी क्या दे रही है, जॉब्स दे रही है। तो हमारे यहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। उस किस तरह, फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है, और रॉ मटेरियल के लिए और जॉब्स के लिए। देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। कुछ इसमें पूछा गया है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के ऊपर ही बेस्ड हो, यानी कि उन्हें कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती हूँ, जैसे शुगर केन, ठीक है ना। जैसे शुगर मिल हो गई, वो क्या लेती है रॉ मटेरियल, शुगर केन। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वो क्या लेती है रॉ मटेरियल, कॉटन। मोरओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। ये कहने के कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं एग्रीकल्चर के जिन्हें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री ओवर ईयर्स। Agriculture is an age-old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. It present in different parts of India. The following farming systems are practiced. तो देखिए इसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर एक ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि बहुत पहले से होती आ रही है। और अभी जो है ना कुछ डिकेड्स के अंदर हमारे यहाँ पे जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज आई है। और चेंज किसकी वजह से आया, फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से, कुछ सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं फार्मिंग के अंदर। हमारे यहाँ पे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने लिए की जाए, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जिस इतने प्रोड्यूस करना जिसे एक फैमिली कंज्यूम कर सके, उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और कमर्शियल, देखिए कमर्शियल से आप समझते होंगे जैसे कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, यानी कि जो मार्केट बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना। यानी कि कमर्शियल के अंदर कमर्शियल फार्मिंग उसे कहते हैं जब हम इतना प्रोड्यूस करें कि ख़ुद तो कंज्यूम कर ही लें, सेल्फ तो कंज्यूम कर ही लें, उसके बाद जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है उसे मार्केट के अंदर सोल्ड आउट कर सकें, और बहुत अच्छे प्रॉफिट के ऊपर। तो देखो अब इन सारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो देखिए मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं। सब्सिस्टेंस यानी कि बस इतना प्रोड्यूस करना कि सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है ना, कि जितना हम कंज्यूम कर सकें। तो यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हो गया, पुराने टूल्स का यूज़ करके इतना प्रोड्यूस करना जितना एक फैमिली कंज्यूम कर सके, उसे कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो देखो इतना प्रोड्यूस करने के लिए लोगों के पास क्या होगा, एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होगा, जो उनके टूल्स होंगे वो प्रिमिटिव टूल्स होंगे। प्रिमिटिव यानी कि पुराने वाले टूल्स होंगे, जैसे आपके अब तो देखिए ट्रैक्टर्स वगैरह, थ्रेशर्स वगैरह, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन पहले हम क्या करते थे, जो बुल वगैरह हैं उनका यूज़ करते थे वो से फील्ड को प्लग करने के लिए।
ठीक है ना। और ये इस तरह की फार्मिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी पुराने टाइम पे, ठीक है ना। और जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम उसे फर्टिलाइज़र डालते हैं, ये सब कुछ डालते हैं। पहले क्या करते थे, सिर्फ काऊ डंग वगैरह का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। कोई नेचुरल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता था। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर देखो प्रिमिटिव टूल्स यूज़ होंगे, साथ ही साथ इसके अंदर कोई केमिकल नहीं यूज़ होगा। इसके अंदर क्या, नेचुरल फर्टिलिटी और सॉइल पे डिपेंड करेंगे, ना कोई इरिगेशन फैसिलिटी होगी, यहाँ पे मानसून के ऊपर डिपेंड करेंगे। और इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है ना, बहुत कम होगा। लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि देखिए उसके अंदर कोई किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। वो नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना उसमें हमने कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है, ना कोई पेस्टिसाइड, ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, बहुत अच्छी। लेकिन प्रोडक्शन कैसा होगा, लो, बहुत कम प्रोडक्शन होगा, बस इतना होगा कि एक फैमिली कंज्यूम कर सके। देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यानी कि पहले लोग प्रैक्टिस करते थे इसे। स्लैश एंड बर्न, स्लैश का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, और बर्न यानी कि उसे जलाना। तो देखो फार्मर्स क्या करते थे पहले प्रिमिटिव टाइम्स में, कि जो उनकी क्रॉप हो जाती थी, जब वो ग्रो हो जाती थी, उसे काटते थे, और काटने के बाद जो उनकी रूट्स बचती थी उन्हें आग लगा देते थे। और आग लगाने के बाद जब वो ऐश बन जाती थी, उसके अंदर फिर से दोबारा सीड डालते थे, और फिर दोबारा से क्रॉप ग्रो हो जाती थी। वो इसी चीज़ को रिपीट करते रहते थे। लेकिन देखो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते थे, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे। अब जब इसी तरह होता रहेगा, एक प्लॉट ऑफ लैंड पे ही हम क्रॉप उगाते रहेंगे और उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी वजह से वो क्या करते थे, जब उस लैंड की जो सॉइल की फर्टिलिटी है डिक्रीज़ हो जाती थी, तो वो दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड पे जाके फार्मिंग करते थे। इसी वजह से इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, कि जब एक लैंड की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड पे शिफ्ट कर जाना, यानी कि मूव कर जाना, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नेम से जानी जाती हैं। ये सब आपको याद रखना है किस रीजन में से क्या कहते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर से झूमिंग कहते हैं। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया पूरा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, हम पढ़ेंगे बहुत ईजिली समझ में आएगा हमें। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसेस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत कम जगहों पे आज भी इंडिया के अंदर इस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज practice on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dowel and digging sticks and family community labor। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के अंदर किस पे प्रैक्टिस की जाती है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे। साथ ही साथ इसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है, जो इसके अंदर नेम लिखे हुए हैं, जैसे हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक। और इसके अंदर जो लेबर होती है वो फैमिली की लेबर होती है या कम्युनिटी की लेबर होती है, ठीक है ना। एक कम्युनिटी यानी कि आसपास के लोग मिलकर उस पर फार्मिंग करते हैं। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। तो इस तरह की फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे, और जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की उसके ऊपर, और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे करते हैं, फैमिली या कम्युनिटी लेबर का यूज़ करते हैं। ये मानसून पे डिपेंड करती है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करती है, और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे ये डिपेंड करती है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। ये कह रहे हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर जो है एक लैंड को स्लैश करते हैं, काटते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर सीरियल्स और अदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक ही लैंड के ऊपर, ठीक है ना, जिससे वो अपनी फैमिली को सस्टेन करा सकें, सर्वाइव करा सकें। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है फिर वो दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, कल्टिवेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर्स टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। ये कह रहे हैं कि जब वो दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं तो जो पहले वाला लैंड है वो उसकी जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर लेती है, यानी कि दोबारा से वापस ले आती है, ठीक है ना, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। ये कह रहे हैं कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो इसमें प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा लो होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फार्मर्स किसी फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं, ना कोई मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं। देखिए प्रोडक्शन तो लो होगा लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे प्रोड्यूस होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इट इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी कह रहे हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है ना अलग अलग नाम से जानी जाती है हमारी कंट्री के अंदर।
इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नगाल, पमलाऊ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको याद रखना है कि इसे अलग अलग जगहों पे किस किस नाम से जाना जाता है। फिर इसके बारे में आप पढ़ेंगे भी झूमिंग के अंदर। देखिए ये आपकी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जहाँ पे पहले फसल को काटा गया है, उसके बाद जो उसकी रूट्स वगैरह बची थी उसे जला दिया गया, ठीक है ना। इसी की वजह से देखिए हमारे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत होता है इस टाइम, इस वक्त जो चल रहा है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है जो उसके पड़ोसी स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा एंड पंजाब, और उसकी वजह से ये जो आपका स्मोक है ना ये आता है किसकी साइड, दिल्ली की साइड। और देखो ये सर्दियों का वक्त है, इस टाइम पे फॉग भी गिरती है, तो ये स्मोक जो है ना उड़ नहीं पाता है क्योंकि फॉग इसके ऊपर आके बैठ जाती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, और ये स्मोक प्लस फॉग, और स्मोक प्लस फॉग क्या बन जाता है, स्मोक, और जिसकी वजह से लोगों के जो है ना आइज़ के अंदर इरिटेशंस होती हैं, ठीक है ना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब देखिए हम सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटेंसिव यानी कि किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना। देखो ये भी सब्सिस्टेंस यानी कि वही अपने मिनिमम सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, जो हम फार्मिंग करते हैं उसे कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रेशर किस पे डाला जाता है, देखो हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो लिमिटेड है, तो इसके अंदर भी देखो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे क्या करते हैं लोग बाग फार्मिंग करते हैं, और इसके अंदर प्रेशर ऐसे डालते हैं कि देखो प्लॉट ऑफ लैंड तो बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन लैंड कम है, तो ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इरिगेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसे प्रेशराइज करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाल के। इसी वजह से इसे कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो देखो ये कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन हो, और उसकी वजह से क्या होता है, लैंड के ऊपर प्रेशर रहता है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। और ये देखो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। देखो छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड पे कोई मशीन्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते, मशीन यूज़ करेंगे तो देखो प्रोडक्शन इतना होगा नहीं, कि छोटा सा हमारे पास लैंड है और हम उस पर 10 लाख की मशीन ला के लगा रहे हैं, तो हमें उससे बेनिफिट नहीं होगा। तो ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी कि हम मशीन के बजाय बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है और लैंड हमारे पास छोटा सा ही है। और किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल इनपुट्स वही जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ करते हैं, और इरिगेशन का यूज़ करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, अपने छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि उस पर केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, ठीक है ना। कैन यू नेम सम ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस। आपको देखना है कि कहाँ पे इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंड holding size uneconomical, the farmers continue to maximize output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is an enormous pressure on agriculture land. ये कह रहे हैं कि ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने की नीड किसकी वजह से होती है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। इनहेरिटेंस होता है जो इसे कि भाई किसी के ग्रैंडफादर की कोई ज़मीन है, फिर वो किसके मिलेगी, उनके मतलब उसके जो ग्रैंडफादर के सन्स होंगे उन्हें, और फिर जो उनके फादर हैं, जो मतलब हमारे फादर हैं, उनसे उनके सन्स को मिलेंगे, यानी कि विरासत वाली बात है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि जैसे किसी के ग्रैंडफादर थे, उनके पास 30 एकड़ लैंड था, तो उनके 3 सन थे, तो सबके पास कितनी गई, 10 एकड़। और अब ये मानो कि इन तीनों जो ग्रैंडफादर के बच्चे थे, इन तीनों के कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे और हुए, तो देखो अब इनके पास कितनी आ गई, 2.5 एकड़। हर बच्चे के पास कितनी आ गई, 2.5 एकड़ ज़मीन। अब देखो लैंड तो कम हो गया, लैंड क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा करना है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इस वजह से देखो कोई और एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ अवेलेबल नहीं है, अपने लाइवलीहुड के लिए कोई अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो लोग बाग क्या करते हैं, उस छोटे से लैंड को प्रेशराइज करते हैं, किस तरह, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, इरीगेशन का यूज़ करके, इन सब चीज़ों का यूज़ करके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दैट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। Now move to the third type of farming, that is commercial farming. देखो कमर्शियल यानी कि मार्केट के लिए। देखिए जब मार्केट के लिए हम फार्मिंग करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्लॉट ऑफ लैंड पे लेंगे, एक बहुत बिग प्लॉट ऑफ लैंड होगा, उसके अंदर हम इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ करेंगे, HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि ऐसी सीड्स जिनसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। क्लियर है ना। देखो सीड्स भी अलग अलग तरह की होती हैं,
अगर आप नॉर्मल सीड्स लगाएंगे तो उससे आपको ये देखिए मतलब मान लीजिए 1 साल में आपको 1 किलो आलू मिल रहे हैं, 1 kg पोटैटो मिल रहे हैं। लेकिन आप HVYV सीड्स के अगर पोटैटो का सीड लगाएंगी तो आपको 1 ईयर के अंदर 20 किलो पोटैटो मिलेंगे, ठीक है ना। तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर हम बिग प्लॉट ऑफ लैंड को यूज़ करते हैं, HYV सीड्स को यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, इरिगेशन को यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो क्या नाम है आपकी लेबर होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से इसके अंदर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन देखो ये क्या है, क्वांटिटिव फार्मिंग है। क्वांटिटिव यानी कि देखो इसमें प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो जो हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम क्या भी कह सकते हैं, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फार्मिंग। क्वालिटेटिव फार्मिंग का मतलब कि यहाँ पे जो क्रॉप है जो कल्टीवेट होकर आएगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो क्वालिटेटिव फार्मिंग है। और कमर्शियल फार्मिंग को हम क्वांटिटिव फार्मिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत लो होगी, क्योंकि हमने इसमें केमिकल्स का यूज़ किया है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया है, और HYV सीड्स का यूज़ किया है। तो क्वालिटी इसकी लो होगी लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब हम इसे पढ़ते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity। तो ये कह रहे हैं इसके अंदर हम मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं, यानी किसका यूज़ करते हैं, HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड्स का, जिससे हमारी प्रोडक्शन क्या हो, बहुत ज़्यादा हायर हो। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये कह रहे हैं लेकिन जो कमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर का वो रीजन टू रीजन वरी करता है। जैसे देखो राइस जो है हरियाणा और पंजाब में तो क्या है, कमर्शियल क्रॉप, जबकि उड़ीसा में क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप, यानी कि हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा राइस होता है और उड़ीसा में बहुत कम होता है। तो देखो अब इसी तरह कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग का, जो कमर्शियल हमारा एग्रीकल्चर है, कमर्शियल फार्मिंग है, इसका एक और सब टाइप है, इसे कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ही है, बस इसके अंदर क्या है, देखो सम वही चीज़ें यूज़ होती हैं, HYV सीड्स का यूज़, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, इरीगेशंस, और क्या नाम है मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी। बस इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि इसमें एक ही टाइप की क्रॉप को हम ग्रो करते हैं वन प्लॉट ऑफ लैंड। जैसे आपने देखा होगा टी उगाई तो बस पूरे प्लॉट ऑफ लैंड पे टी, कॉफ़ी उगाई तो कॉफ़ी, शुगर कैन उगाए तो शुगर कैन, रबड़ प्लांट उगाए तो सिर्फ रबड़ प्लांट। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। पढ़ के देखते हैं इसके बारे में। प्लांटेशन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जैसे मैंने बताया कि प्लांटेशन क्या है, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। तो बहुत बड़े एरिया पे सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाते हैं। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल्स इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। ये कह रहे हैं कि प्लांटेशन जो है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है इंडस्ट्रीज़ से, क्योंकि देखो शुगर कैन से क्या बन जाएगी, शुगर बन जाएगी, ठीक है ना। तो प्लांटेशन के अंदर मैंने जैसा आपको बताया सारी वही चीज़ें यूज़ होती हैं, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन इसमें ये बता दिया ये अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है। तो यानी कि इसमें भी सब वही इनपुट्स का यूज़ किया जाएगा। कैसे इनपुट है, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट लगते हैं। इसमें माइग्रेंट लेबर का यूज़ करते हैं। माइग्रेंट लेबर वो होते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं लोग बाग और दूसरी जगह आके वर्क करने लगते हैं। जैसा आपने देखा होगा यूपी से, उड़ीसा से, झारखंड से, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह जाके वर्क करते हैं। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इंडिया के अंदर जो टी, कॉफ़ी, रबर और शुगर केन है ये सारी प्लांटेशन क्रॉप हैं। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट्स। देखो असम के अंदर टी बहुत ज़्यादा फेमस है और नॉर्थ बंगाल के अंदर और कर्नाटका के अंदर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। और ये सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। Since the production is mainly for market, a well-developed network for transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets play an important role in the development of plantation। तो देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसा नहीं कि बस कहीं पे भी हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। हम ऐसी जगह प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं कि देखो जहाँ से मार्केट भी बहुत करीब हो और जहाँ से प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत करीब हो, यानी कि जिससे देखो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ईजी हो, जिससे जैसे हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर से जो भी कल्टीवेशन हो उसे सीधा मार्केट के अंदर बेच सके। और कुछ ऐसे हैं जैसे जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं तो उसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में बेच सकें, जैसे टी हो गया, शुगर कैन हो गया और पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, इन्हें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में बेच सकते हैं।
तो हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसी जगह करते हैं जहाँ से मार्केट भी बहुत करीब हो और साथ ही साथ आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी बहुत करीब हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड what is agriculture and all the types of farming. That's all for today. Thank you.